ए जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल हो गया था, काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है था? हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है था? mgh। इसको हमने क्या कहा था? कंजर्वेटिव इन नेचर। मैं अगर एक ऑब्जेक्ट को जो यहां पर था, मैं इसको यहां पर लेके आता हूं, इसका वर्टिकल हाइट h, इसका वेट कितना था? मान लीजिए इसका वेट mg था, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? ग्रेविटी mg नीचे की तरफ लग रही है, ये डिस्प्लेसमेंट d किया मैंने, ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है। मैं कह रहा हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन का फॉर्मूला आया था एफएस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। मैं जब कह रहा हूं ना ग्रेविटी, हो सकता है मैंने यहां पर फोर्स लगाया हो 20 न्यूटन का, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रेविटी वाला वर्क डन निकाल रहा हूँ, तो फोर्स की जगह mg, डिस्प्लेसमेंट मानो मैंने d किया है, और ये थीटा की जगह क्या आएगा? ये 90 है, ग्रेविटी के और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा 90 प्लस थीटा आएगा, तो इसको हम लिखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा एम जी डी, और कॉस 90 प्लस थीटा इसको माइनस, इसको माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ, ये माइनस एम जी डी साइन थीटा आएगा। इस थीटा को, साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं एच बाई डी, इसको चेंज कर रहा हूं, माइनस एम जी डी, और साइन थीटा को लिख रहा हूं एच बाई डी, ये डी कैंसिल हो गया, या क्या माइनस एम जी एच। बस बात करो, यहां से हम क्या देख सकते हैं? ग्रेविटी, ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क डन निकालने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आता है इक्वेशन में, वो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, बल्कि वो वर्टिकल हाइट होता है। मैंने ये डिस्प्लेसमेंट लेकर इक्वेशन बनाया था, पर ग्रेविटी ने कितना काम किया है? वो ऑटोमेटिकली किया गया वर्टिकल हाइट। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी ने कितना काम किया है ये पता करना चाहते हैं, तो भले ही वो इस डिस्प्लेसमेंट से जाए, या वो इस डिस्प्लेसमेंट से जाए, या वो इस डिस्प्लेसमेंट से जाए, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा कि वर्टिकल हाइट कितना गेन किया है। ये समझ आया? माइनस साइन, ये माइनस साइन थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हो तुम? साइन थीटा। ये 90 प्लस थीटा है। ये समझ आया? ग्रेविटी किधर लग रहा था? नीचे की तरफ, और वर्टिकल हाइट क्या है? ऊपर की तरफ। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल ऑपोजिट हो, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस आता था ना। इधर देखो तो, जब फोर्स, अभी भी ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, ये एंगल 180 था, कॉस 180, ये -1 है, तो ये नेगेटिव वर्क डन हुआ है। अब तुमने जो वर्क डन किया है, मानो मैं अपना वर्क डन निकालना चाहता हूं, तो इस पे मैंने एक फोर्स लगाया है, और मेरे इस फोर्स लगाने की वजह से इसमें डी डिस्प्लेसमेंट हो। अब मैं इसमें एक और वर्क डन निकाल सकता हूं, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो फिर वो आएगा एफ डी कॉस थीटा 20 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट जो भी है डी, कॉस ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अब सेम एंगल में है, थीटा 0 कॉस 0 1 0, वो आ जाएगा 4, ये जो 20 था इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो इतना जूल, और ये भी जूल में आएगा। यहाँ दो वर्क डन है, ग्रेविटी वाला
और एक इस फोर्स का, वो क्वेश्चन में लिख कर देगा कि वर्क डन कौन सा निकालना है। इससे आपको पता चलेगा विच फोर्स हैज टू बी कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द वर्क डन। हो सकता है इसमें एक और फोर्स लग रहा है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है इसमें एक और फोर्स लग रहा है ऐसा। इन दैट केस उस फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल है, मैं वो एंगल लिखूंगा, मुझे वो कंसर्न वर्क डन मिल जाएगा। इस फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल है, मैं अगेन वो एंगल लिखूंगा, मुझे वो कंसर्न वर्क डन मिल जाएगा। तो जब मैंने लिख दिया ना फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो मैं इस फोर्स की बात कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा था। अब ये कहा गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये जो ग्रेविटी ने वर्क किया है इसका पॉजिटिव साइन, ग्रेविटी का वर्क कितना आ रहा है mgh, इसी का मैग्नीट्यूड ले लो पॉजिटिव साइन, इसको हम कहते हैं इस ऑब्जेक्ट की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी के द्वारा किया गया काम, किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी के द्वारा किया गया काम, उसका जो मैग्नीट्यूड है वही उस ऑब्जेक्ट की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, एम जी और एच पर। वो कैसे गया है उस पर इंडिपेंडेंट रहेगा, बस वो हाइट पर डिपेंड करेगा, वर्टिकल हाइट कितना। अब एक ऑब्जेक्ट का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, और उसका वर्टिकल हाइट फ्रॉम सरफेस h है। इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और इस ऑब्जेक्ट की एक स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, हाँ mgh। और इन दोनों को हम कहते हैं, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को जोड़ दूं, इसको हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। हेडिंग दे दो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, total mechanical energy of a freely falling object is conserved, justified। क्या एमआरपी कितना है, हाँ वो स्पेसिमेन देखे जाते हैं ना। टोटल मैकेनिकल लिखे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली, ओ फर्स्ट, उसको यहां से कुछ समझ नहीं आ रहा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बिगड़ चुकी हो तुम, जेनेटिक लेवल में बिगड़ चुकी, फर्स्ट बेंच पे बैठ के तुम्हें क्लास समझ नहीं आ रहा, तुम सोचो किस लेवल में बिगड़ चुकी। इट्स ओके। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व, जस्टिफाइड। 3 मार्क्स का आता है डेरिवेशन। ये अर्थ सरफेस, ये ऑब्जेक्ट एकदम मैक्सिमम हाइट पर है, ये वाला पॉइंट जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, और ये इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कहीं पर पॉइंट, इसको ए बी और सी ऐसे नाम दे देते। मैक्सिमम हाइट पर बॉडी मोमेंटरीली एट रेस्ट पर होगा,
इससे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। और जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड बॉडी एक्वायर्स मैक्सिमम वेलोसिटी। मैंने इसको फ्रीली फॉल होने दिया है, यहां से ए से यहां, ये मोमेंटली रेस्ट में वेलोसिटी 0 है। और फिर जी एक्ट करेगा इस पे, जी प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी प्लस में रहेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और जब ये ग्राउंड को जस्ट टच कर रहा होगा, क्योंकि जी पॉजिटिव में, एक्सलेशन पॉजिटिव में, तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब बोलो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एट ए? एट ए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम हाइट, बॉडी मोमेंटरली एट रेस्ट। यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, यह आएगा mgh, 0 प्लस mgh काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यह है mgh। अब आते हैं एट बी, साइन ये वाला समझिए। एट बी और रमेश, एट बी यहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये निकालना है। ये टोटल हाइट कितना है, इसको मैंने h मान लिया है। हाँ बोलो। मैंने ये हाइट हाफ नहीं माना, इंटरमीडिएट माना है, कुछ भी इंटरमीडिएट, यही ट्विस्ट है। मान लो ये ऊपर से जब छोड़ा गया, ये टोटल हाइट h पे जा चुका था, और ये यहां से यहां चलकर आया, ये डिस्टेंस है x, ये x डिस्टेंस चलकर आया। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी 0, ये x डिस्टेंस चलकर आया, और इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है g। मुझे क्या निकालना है, बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, मुझे v चाहिए। सॉल्विंग थर्ड इक्वेशन, सॉल्विंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2g। ये h क्या होगा यहाँ x, v स्क्वायर का वैल्यू आ गया, v स्क्वायर आया 2gx, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा हाफ m, और v स्क्वायर के जगह लिखूंगा 2gx, 2 कट गया, ये आया mgx। मुझे एट बी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिला है। अब हम क्या निकालेंगे एट बी, पोटेंशियल एनर्जी। एट बी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, mg। अच्छा अब ये वर्टिकल हाइट कितना है, ये h नहीं है, h माइनस एक्स, ये आ जाएगा mgh माइनस mgx। भाई साहब, ओ भाई साहब देख रहे हैं आप काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला देखा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला देखा, इस एज को रिप्लेस क्यों किया वो समझ आया। ये एज क्या होता है, वर्टिकल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट बी। ऑब्जेक्ट का वर्टिकल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या है, पहले वो एच हाइट पर था, अब वो एक्स डिस्टेंस चलकर आ गया, अब वर्टिकल हाइट क्या है एच माइनस एक्स, तो एच माइनस एक्स। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा,
टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी वो आएगा mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये खचखच, ये दोबारा क्या आ गया mgh, शुरू में mgh था, बाद में भी क्या रहा है mgh। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए और बी में कंजर्व है। अब आते हैं सी में, सी वाला आप सॉल्व कीजिए एट सी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल क्या होगा, सॉल्व करो। हाँ संजू लाल बोल, संजू लाल। हाँ सर। हाँ 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 গ্রাউন্ড থেকে কত হাইটে উপরে আছে? এই ইডিয়েটস, এট সি एट सी पोटेंशियल जी कितना है एट सी, यू इक्वल्स टू एम जी एच, और आपकी बार एच जीरो है, पोटेंशियल जीरो हो गया। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अगेन मुझे वी सॉल्व करना होगा, ये जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड है, ग्राउंड को टच नहीं किया है, ग्राउंड को टच करते ही हीट और साउंड प्रोड्यूस होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड वाला केस है। अगेन सॉल्विंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। अब ये वैल्यू क्या होगा, वी स्क्वायर, यू को मैंने जीरो मान लिया, अरे मैं यहीं से मान लू, इनिशियल पॉइंट इसी को मान लो, इनिशियल पॉइंट इसको मान लो, ये हो जाएगा 2gh, और वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 2gh। नहीं, ये h हाइट चल कर आया मेरे भाई, u जीरो था, u को तुमने जीरो लिखा है और तुम v निकालना चाहते हो, u कहां जीरो था, h हाइट पर, यहां तो इसकी वेलोसिटी थी ना 2gx, अगर ये वाला वैल्यू लिखते तुम तो ये 2gx होता, पर मुझे x का वैल्यू नहीं पता था। तुम्हें कोई डाउट है इसमें, समझे? हाँ, तो अब इस v के जगह ये वैल्यू लिख देते, काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ एम 2gh, हाँ, अगेन ये क्या आ गया mgh, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी, हाँ जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड में, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड में ही रहेगा, नहीं रहेगा, कुछ कुछ भी नहीं रहेगा, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, बस टच नहीं किया, हाइट क्या है, जीरो है। मैं तू माइक्रोस्कोप में देखिए तब तुझे समझ आए, इसमें कोई डाउट है? अगेन ये टोटल मैकेनिकल क्या आ गया, mgh आ गया, हाँ ये आपको लिखना है, यही प्रूफ आपको करके आना है, 3 मार्क्स का आता है। एट ए बी सी द टोटल मैकेनिकल एलिमेंट कंजर्व mgh। अब इस पे इक्वेशन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम बनाकर ये करना है, वरना ये क्या है, क्या टीचर को सपना आएगा क्या? लिखो क्वेश्चन, हाँ लिख लो पहले, मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाँ
at maximum height, kinetic energy is 0 and potential energy is mgh, and just before touching the ground, काइनेटिक एनर्जी कितना आया, mgh, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, मैं क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम एनर्जी, सॉरी मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी और जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों इक्वल है ना, मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी और जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों इक्वल है ना, लिख सकता हूं मैं, ये दो v नहीं है, ये u, पोटेंशियल एनर्जी को u से लिख, और मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी और जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी, दोनों इक्वल है ना, तो हम एक कंक्लूजन लिख रहे हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी at maximum height is equal to kinetic energy just before touching the ground. लिखे, चलो क्वेश्चन लिखो, an object of mass 10 gram is dropped from a height of 2 meter. इस कंक्लूजन, शाहीन, ये क्वेश्चन प्योर इस कंक्लूजन के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ इसी को सॉल्व करोगे. An object of mass 10 gram is dropped from a vertical height of 2 meter. After touching the ground, an object of mass 10 gram is dropped from a vertical height of 2 meter. After touching the surface, it rebounds to a height of 1.2 meter. After touching the surface, it rebounds to a height of 1.2 meter. A ball of mass 10 gram dropped freely from a vertical height of 2 meter, after touching the earth surface, it rebounds to a vertical height of 1.2 meter. Find the following. Number A, kinetic energy of the object, kinetic energy of the ball just before touching the ground. Number B, kinetic energy of the ball just after touching the ground. Justify the difference calculated in A and B. सॉल्व करो इसको. एक ऑब्जेक्ट 100 बकरे मरे होंगे, सुनो, आज शुभ दिन है, मां जयंती है, शांति से रहो, मुझे भी शांति से जीने दो. इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 ग्राम.
ये किस वर्टिकल हाइट पर है? 2 मीटर। इसमें ये मैक्सिमम हाइट पर है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। इसको सॉल्व करते हैं। एट वर्टिकल हाइट ऑफ 2 मीटर, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, मास 10/1000, जी को 10 मान रहा हूं। लेट जी इक्वल्स टू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। हाइट 0.2 जूल। वर्टिकल हाइट 2 मीटर पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वही जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड पे क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब दे सको, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। हाँ हाँ, वो तो कह रहा हो ना, 9.8 माना तुमने। पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ये 0.2 जूल। सेकंड वाले क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ये रिबाउंड करने के बाद जब ये ग्राउंड में टच किया है तो कुछ हीट और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। देखो ये जितने हाइट से आया था अब उतना हाइट गेन नहीं कर पा रहा है ना। व्हाट हाइट द ऑब्जेक्ट इज गेनिंग इज 1.2 मीटर। 1.2 मीटर में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो निकाल सकता हूं मैं। और 1.2 मीटर पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही इसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर टचिंग द ग्राउंड। ये बात समझ आई? मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है। यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो आ जाएगा mgh से, और वही इसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर टचिंग द ग्राउंड। गोष्ट तो समझी? पक्का? सॉल्व करते हैं। देख, जब ये ग्राउंड में टच करेगा निमेश तो कुछ हीट और साउंड, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो इसका एनर्जी लॉस होगा निमेश। एनर्जी लॉस होने से ये 2 मीटर से आया था लेकिन 2 मीटर तक वापस नहीं जा पाएगा, इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं। ये कितना गया? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर पे इसकी जो पोटेंशियल होगी वो मैं निकाल लूंगा mgh से, और वही क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एट मिनिमम पॉइंट। तो मुझे पूछा है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टचिंग द ग्राउंड, ये किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट 1.2 मीटर। बी पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी एट अ वर्टिकल हाइट, at a vertical height of 1.2 meter equals to mgh 10/1000 into 10 into 1.2, 0.12 joule by law of conservation of energy. Kinetic energy after touching the ground would be potential energy gained at height 1.2 meter. So this would be 1.12 joule. Right? Kinetic energy just before touching the ground कितना है?
और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टचिंग द ग्राउंड, ये 0.8 कहां गया? हाँ, साउंड एंड हीट एनर्जी, द डिफरेंस is lost in form of sound and heat energy during collision of ball with ground. ये सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लो पहले. ड्यूरिंग फ्री फॉल, हाँ, द टोटल एनर्जी of an object at 3/4 height would be, number A, 3/4 of initial potential energy, number B, 1/3 of initial potential energy, number C, gravitational potential energy at the top, number D, gravitational potential energy at the bottom. बोलो कौन सा करेक्ट है? बोला है, ए, इस क्वेश्चन ने बोला है टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी हर जगह क्या होती है? एमजीएच. मैक्सिमम हाइट पे टोटल एनर्जी क्या थी? एमजीएच. 3/4 पे क्या होगा? 3/4 एमजीएच. यहां पे क्या होगा? 1/3 एमजीएच. और टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है? एमजीएच. मैक्स एट द टॉप पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एमजीएच. यहाँ 3/4 एमजीएच, यहाँ 1/3 एमजीएच, यहाँ एमजीएच, और यहाँ पे 0. तो कौन सा आंसर होगा? सी. थर्ड क्वेश्चन लिख लो. बोलिए. तो मत पूछिए. क्या बोल में? अगर तेरे से बकरे को पता है, उनको तो पता ही होगा कि ऐसे ब्लैकमेल करेगा मुझे. गोली से ठाट है उड़ा दो. मुंगेर से. हो गया बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 हुआ. मुझे नहीं पता भाई. लिखो. काट a cart of mass 0.2 kg was connected to a compressed string
is released and it moved with a velocity of 2 meter per second. What is this stored? Elastic सुनो, एक स्प्रिंग का जो नॉर्मल शेप होता है, मैं उसको कंप्रेस किया तो मैंने वर्क डन किया, और अब जो मैंने वर्क डन किया उसको कंप्रेस करने में वो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गई। हाइट के लिए हम बार बार क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग को जब मैं कंप्रेस किया उसको मैं कह रहा हूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसा नाम है तो एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग के साथ एक कार्ड कनेक्टेड था, तो मैंने एकदम से उस कार्ड को रिलीज कर दिया, स्प्रिंग एक्सपैंड होगी और उससे वो कार्ड का मास, जिस कार्ड का मास 0.2 kg था, वो कार्ड एकदम से मूव किया, उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है ना कि स्प्रिंग के अंदर जब वो कंप्रेस स्टेट में था तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल कितनी थी, ये हम कैसे कर सकते हैं, अगेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब वो कार्ड मूव करेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, और उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, एनर्जी क्रिएट तो हो नहीं सकती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। वो पहले किस फॉर्म में थी, स्टोर्ड नहीं, उसके लिए फॉर्मूला एमजीएस नहीं होता, उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, वो हम यूज नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो मैं निकाल सकता हूँ हाफ एम बी स्क्वायर से, और उस कार्ड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लिखूंगा, वो क्या थी, स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। So the kinetic energy acquired by object, the kinetic energy acquired by card, half m v square, half 0.2, 2 into 2, 0.4 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। और अब मुझे बताना है स्टोर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एंड नीलज, समझा तू, बड़े मियाँ को बोल रहा हूँ। और नीलज बड़े मियाँ समझे, स्टोर्ड स्टोर्ड इलास्टिक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन लिखना हो गया, लिखो क्वेश्चन में आपकी बार एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका है और आपको बताना है कि वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा अगर हाइट गेन करते वक्त इसकी 20% एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस होगी। आ गया, आपकी बार ऑब्जेक्ट फ्री फॉल नहीं है, आपकी बार ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है। अच्छा, अभी भी इस ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी नहीं है, जैसे इसका मास है इसमें कोई एनर्जी नहीं है, पर जैसे मैंने इसको वेलोसिटी दे दी हाफ एम बी स्क्वायर, इसके अंदर क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम और पोटेंशियल एट मैक्सिमम हाइट इक्वल होगा, ये कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, पर यहाँ क्या बोल रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन 100%, एनर्जी कंजर्वेशन 100% नहीं हो रहा है, 20% एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो जा रही है। तो इनिशियल फ्रिक्शन में 20% एनर्जी लॉस हो जा रही है, एयर के, कॉलिजन के, पार्टिकल्स के, सारे फ्रिक्शन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट,
ये क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ मास 0.1 kg, वेलोसिटी 30 × 30, ये टोटल एनर्जी जो काइनेटिक मैंने दी है, ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में, पोटेंशियल एट मैक्सिमम हाइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले सुनो क्या कर रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू पोटेंशियल एट, एक बात बोलोगे, ये बार बार मैक्सिमम हाइट क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर ही मोमेंटरली बॉडी का वेलोसिटी जीरो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और सारा एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल में। सही, ये बात समझिए आप, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम 45 जूल है और पोटेंशियल एट मैक्सिमम हाइट होगा mgh, h इक्वल्स टू 45 मीटर। अरे नीरज, ये कितना हाइट जाएगा, अच्छा हमको सिखा रही है, ये कितना हाइट जाएगा, ऐसा कम होगा जब 100% कन्वर्शन होगा, पर कन्वर्शन कितना हो रहा है, बट 20% लॉस हो रहा है, 80%, इफ कन्वर्शन, ऊपर मिटा दो, वो सिर्फ 36 मीटर ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बट इतना बड़ा ज्यादा है तू, हाँ जिस तरह से बकबक कर रहा है लक्षण तो वही, बता रहा हूँ। वो दोनों रोए है क्या, तुम ही रोए हो, क्या समझना है इसमें समझा दे।
समझ नहीं आया मुझे। बिना मतलब की बात। ए ए अब और टॉयलेट नहीं करूंगा। नहीं अब नहीं, अब टॉयलेट नहीं करूंगा। लिखो द फोर्स शोन इन द डायग्राम। द फोर्स शोन इन द डायग्राम स्टेट वेदर द फोर्स shown in the diagram state whether is sufficient or not. The force shown in the diagram state whether is sufficient or not to cause the displacement along inclined plane. The force shown in the diagram is sufficient or not to cause the displacement along the inclined plane. Inclined plane. To cause the displacement in its direction. ऐसे लिख लो. To cause the displacement in its direction. वही तो इसको. Along the inclined plane or in its own direction. Displacement in its own direction. If not, what is the minimum force required? Right. दोबारा बोल रहा हूँ. The force shown in the diagram state whether it is sufficient to cause the displacement in its own direction as shown in the diagram. ये क्वेश्चन, ये पार्ट समझ आ गया? If not, what should be its minimum value? If not, what should be its minimum value? यही तो तुझे बताना है, गधा कहीं का. हो गया? हाँ क्वेश्चन. हाँ, इस ऑब्जेक्ट को कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे निर्भर करती है क्या वो किस पाथ में गया है? पोटेंशियल एनर्जी केवल इस बात पे निर्भर करती है कि उसकी हाइट क्या हुई. इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो. एमजीएच. ऐसे पिच पिच करके. एम कितना है? 5. जी को मान लेते हैं 9.8. और हाइट कितना है? 3. कितना आ रहा है? 5 × 10 × 3. अरे मैं 10 लेके बता रहा हूँ तुमको. 150. और इसमें ये हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 5 मीटर. मैंने फोर्स कितना लगाया? तो मैंने वर्क डन कितना किया? 10 × 5, 50 जूल का. और इसको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल रही है? ये संभव होगा कभी? नहीं. मतलब द फोर्स अलोन shown in the diagram is not sufficient to cause the displacement. ये समझ आया? चलो सॉल्व करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी गेन potential energy gained by the block potential energy gained by the block mgh 5, 10 and the work done by force
hence the force shown alone is not sufficient. ये मिनिमम 30 न्यूटन का होना पड़ेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा सुन लो, ये 50 न्यूटन का दे देगा, तो वर्क डन कितना होगा 50 इंटू 5 250, पर इसका पोटेंशियल जी गेन कितना होगा 150। तो वो जो 100 जो तुम्हारा एक्स्ट्रा लगा है वो क्या है, फ्रिक्शन। जब ये ऊपर जाएगा तो बहुत शोर हल्ला होगा, वो जो साउंड एनर्जी है वो भी तुम्हारी लगेगी, पर इसका पोटेंशियल जी कितना होगा 150। फिर तुम्हें पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड inclined plane।